अच्छा, कभी सोचा है कि ये सब कुछ जो हमारे चारों तरफ है, ये हवा, ये पानी, यहाँ तक कि हम खुद, असल में बना किस चीज़ से है? आज हम इन्हीं नोट्स के जरिए हमारे आसपास के पदार्थ के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं, जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझाए रखा है। ये जो दुनिया है, ये पूरा ब्रह्मांड, आखिर ये बना किस चीज से है? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि पदार्थ यानी मैटर आखिर होता क्या है। फिर उसके 3 मुख्य अवस्थाओं पर बात करेंगे। ये देखेंगे कि उसके कण कैसे हमेशा हरकत में रहते हैं। फिर ये जानेंगे कि ये अवस्थाएं बदलती कैसे हैं। और आखिर में बात करेंगे बल, स्थान और घनत्व पर। तो सबसे पहले ये जो शब्द है पदार्थ या मैटर, जब साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, बहुत ही सीधी सादी सी परिभाषा है इसकी। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है और जिसका कुछ वजन यानी द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ है। मतलब हमारे आसपास की लगभग हर चीज। लेकिन मजे की बात यह है कि पदार्थ जैसा ठोस दिखता है वैसा होता नहीं है। असल में ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इतने छोटे कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। और इन कणों के बीच में ना हमेशा थोड़ी खाली जगह होती है। इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी कहीं गायब नहीं हो जाती। उसके छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच की जो खाली जगह होती है ना, बस उसी में जाके बैठ जाते हैं। ये अपने आप में एक पक्का सबूत है कि वो खाली जगह असल में होती है। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है। तो अब अगला सवाल यह है कि इन कणों की अलग अलग जमावट से हमें पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं कैसे मिलती हैं? मतलब ठोस, द्रव और गैस। और यहीं पर एक बड़ा ही मजेदार सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर सब कुछ एक ही जैसे कणों से बना है, तो फिर एक पत्थर पानी जैसा क्यों नहीं लगता? या पानी हवा जैसा क्यों नहीं है? ये सब इतने अलग अलग क्यों है? देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है पदार्थ की 3 मेन अवस्थाओं में: ठोस, द्रव और गैस। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, मतलब एक दूसरे में बदल सकती हैं। अब हर अवस्था के जो गुण हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे ठोस को देखिए, उसका आकार भी फिक्स होता है और आयतन भी। वहीं द्रव का आयतन तो फिक्स है, पर आकार वो तो जिस बर्तन में डालो वैसा ही हो जाता है। और गैस तो भाई उसका तो ना आकार फिक्स है ना आयतन, उसे तो जितना दबाओ दबती जाती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होते। क्या आपको पता है कि ठोस, द्रव और गैस के अलावा भी पदार्थ की कुछ और अवस्थाएं होती हैं? बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलती हैं ये, जैसे कि प्लाज्मा, जो हमारे सूरज और तारों में भरी हुई है। और एक है बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो तब बनती है जब किसी चीज को लगभग 0 टेम्परेचर तक ठंडा कर दिया जाए। अब जरा सोचिए, अगर हम इन कणों को और भी ज्यादा जूम करके देख पाते तो क्या दिखता? पता है क्या दिखता? कि ये कण कभी भी एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठते। वो लगातार एक तरह के अनदेखे डांस में मग्न रहते हैं। ये चीज सबसे पहले तब नोटिस की गई जब वैज्ञानिकों ने पानी में पराग के कणों को माइक्रोस्कोप से देखा। उन्होंने देखा कि ये कण बिना किसी वजह के इधर-उधर, मतलब टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर नाच रहे हैं। और वो अदृश्य ताकत जो उन्हें धक्का दे रही थी, वो और कुछ नहीं बल्कि पानी के ही लगातार हिलते-डुलते कण थे। और ये जो खोज थी ना, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसने पहली बार इस बात का एक ठोस सबूत दिया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दुनिया हमेशा हरकत में रहती है। इसी हरकत को, इसी मोशन को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसका एक सीधा सा हिसाब है, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे, ये कण और तेजी से भागेंगे, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा, क्योंकि ये कण हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, तो ये तो साफ है कि वो अपनी जगह भी बदल सकते हैं, अपनी जमावट बदल सकते हैं। और जब भी ऐसा होता है, हमें पदार्थ की अवस्था में एक बदलाव देखने को मिलता है। जरा सोचिए, जब आप फ्रिज से बर्फ निकालकर बाहर रखते हैं, क्या होता है? आप उसे गर्मी दे रहे हैं, यानी एनर्जी। और उस एनर्जी से वो ठोस बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। और पानी को गर्म करे तो वो उबलकर भाप यानी गैस बन जाता है। मतलब ये सारा खेल एनर्जी का है। तो वो खास टेम्परेचर, वो पॉइंट जिस पर कोई ठोस पिघलकर तरल बन जाता है, उसे ही हम उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। ये वो पॉइंट है जब कणों में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने फिक्स स्ट्रक्चर को तोड़कर बहना शुरू कर देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबलकर गैस में बदल जाता है, वो कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। इस पॉइंट पर कणों में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो आज़ाद होकर गैस की तरह उड़ने लगते हैं।
यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है उबलने और वाष्पीकरण में। दोनों एक चीज नहीं है। देखिए, उबलना यानी बॉइलिंग वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है और पूरे के पूरे लिक्विड में एक साथ होती है, जबकि वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन सिर्फ लिक्विड की सतह से, और ये एक धीमी प्रक्रिया है। और फिर एक और बड़ा मजेदार प्रोसेस है जिसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है कि कोई कोई ठोस पदार्थ बिना लिक्विड बने ही सीधे गैस में बदल जाता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका ड्राई आइस। वो पिघलती नहीं है, सीधे गैस बन के उड़ जाती है। तो आखिरी सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो ये तय करता है कि ये कण कैसे जमेंगे, ठोस की तरह, द्रव की तरह या गैस की तरह? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इसके पीछे के नियमों को समझते हैं। देखिए, ये पूरा मामला ना दो ताकतों के बीच की खींचतान का है। एक तरफ है कणों के बीच की खाली जगह जो उन्हें एक दूसरे से दूर रखती है, और दूसरी तरफ है उनके बीच का आकर्षण बल जो उन्हें कस के पकड़ना चाहता है। बस इन्हीं दोनों का बैलेंस तय करता है कि पदार्थ कैसा होगा। ठोस में ये बल बहुत मजबूत होता है, द्रव में थोड़ा कमजोर, और गैस में तो ना के बराबर। तो इन सब बातों से हम एक बहुत ही गहरे ख्याल तक पहुंचते हैं। अगर पदार्थ का हर एक कण हर पल लगातार हिल रहा है, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज सच में पूरी तरह से स्थिर है? लगता तो नहीं है। हम असल में एक ऐसी दुनिया में हैं जो हर पल एक अनदेखे डांस में मग्न है ना? ये सोचने वाली बात।